वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस को, और आज सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी से, चैप्टर है 14 और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी में इस नाम से है, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ नॉट ओनली ह्यूमंस के केस में, बाकी सारे एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन का काम होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ह्यूमन तक क्यों ना हो। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो पावर्ड बाय ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। बढ़े आगे। तो क्या होता है रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी बनेगी खाने से। लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म द एनर्जी गेन, ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या एनर्जी गेन करेंगे? बाय द टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को गेन करना। इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और उस ऑक्सीजन से यूटिलाइज करके एनर्जी बनाना, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन। दैट्स कॉल्ड द रेस्पिरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द डिफाइंड एज द मेटाबॉलिक प्रोसेस wherein the living cells of an organism obtain energy by the taking in oxygen and liberating the carbon dioxide from the oxidation of the complex organic substance। यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात अगर जहां हो रही है तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो प्लांट गेन करते हैं, किसमें? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लिपिड, प्रोटीन, इनके फॉर्म में। उस एनर्जी को ये जो उन्होंने अपने अंदर, ठीक है, कंटेन किया है, उसको हम गेन करते हैं कैसे? फूड के फॉर्म में। जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्योंकि अपना हर एक एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना रहा ना, तो वो उसको रेस्पिरेशन के मतलब रेस्पिरेशन तो उसके बाद का पार्ट है। पहला क्या है? वो फूड से एनर्जी लेनी है। हमें एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो उस हर एक सेल को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उस ऑक्सीजन को उस सेल तक पहुंचाने और उससे निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट CO2 उसको बाहर निकालना उसकी बॉडी से, इस सब के लिए जो सिस्टम होता है वो रेस्पिरेशन होता है। यानी उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये है रेस्पिरेशन का ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमंस के केस में और रेस्पिरेशन के लिए क्या है? ब्रीथिंग, लंग्स, टेकिंग ऑक्सीजन वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और वहीं प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। उसमें क्या है? गैसियस थ्रू, स्ट्रोमा के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं एंड O2 को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। O2 एक्सहेल इनहेल का मतलब है कि किसी भी चीज को इनहेल मतलब अंदर लेना, और किसी चीज को मतलब यहाँ पर गैसेस क्या है, यानी कि जैसे प्लांट के केस में CO2 को अंदर लेना बॉडी के और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या है? O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में। और अदर एनिमल्स क्या करते हैं? जैसे कि गिल्स से, फिश जो होती है गिल्स से, और जो अर्थवॉर्म, फॉक्स वगैरह होते हैं वो स्किन से, ये रेस्पिरेशन काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ठीक है, एनिमल्स। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कैसा होता है? किसके थ्रू? उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा डिफ्यूजन के थ्रू। और रेप्टाइल्स जो होती हैं, मछलियां, रेप्टाइल्स गिल्स के थ्रू, और कुछ अर्थवॉर्म्स किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। और जो एडवांस एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स, पूरा एक सिस्टम होता है, लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उनका, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। देन इसके बाद इसमें जैसे लंग्स किन में होते हैं? जो मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, किसके थ्रू रेस्पिरेटरी उनके ऑर्गन कौन होते हैं? लंग्स होते हैं। स्किन किनके होते हैं? फ्रॉग्स, अर्थवॉर्म, लीच, ये कैसे करते हैं? स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। गिल्स के थ्रू फिशेस वगैरह जो होती हैं, टेडपोल्स, ये सब किससे करते हैं? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रेकी से इंसेक्ट्स और सेंटीपीड्स वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। और बॉडी सरफेस से प्रोटोजोआ, पेरिफेरा और सिलेंट्रेट्स वगैरह जो हैं, हाइड्रा वगैरह, वो किससे करते हैं? अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं अगर
बुक लंग्स का मतलब है कि उसमें लंग्स के जैसा मतलब एक जाल मिलेगा, ठीक है, बुक लंग्स इसलिए बोल रहा है उसको। तो उनमें स्पाइडर और स्कॉर्पियंस होते हैं, इंसेक्ट्स में ट्रेकियार्ड्स होता है, और उनमें सील्स बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, इसलिए वहां पर बोला बुक लंग्स। और बुक गिल्स का जो है क्रेब्स में, वहां पर भी सेम ऐसे ही होता है, गिल्स के जैसा प्रोसेस रहता है, लेकिन वहां पर भी चैम्बर्स बने होते हैं। मेंटल कैविटी मॉलस्क में जो है मेंटल कैविटी के थ्रू होता है, एयर ब्लैडर्स में जो है बोनी फिशेस में होता है, और लंग्स और एयर सैक्स में बर्ड्स में होता है, और क्लोकियल रेस्पिरेशन जो है सम टर्टल्स में होता है, ठीक है, टर्टल्स में जो है। ये सब ऑर्गन्स हैं, किस कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं, ये उसकी लिस्ट है। आप इससे अपनी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है। बात ऑक्सीजन की हो रही है बार बार के ऑक्सीजन का इनहेल करना, यानी कि अंदर लेना, फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही प्रोसेस हो रही है बार बार। तो इसके बेसिस पर रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में रेस्पिरेशन इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि एनर्जी गेन करनी है फूड से, तो उसके लिए कंबंशन के लिए वहां पर एक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एक में रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जहां रिक्वायरमेंट रहती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां रिक्वायरमेंट नहीं रहती वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस कंडीशन में जो एनर्जी मिल रही है एटीपी के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के कंबंशन से या ऑक्सीजन से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज्यादा एनर्जी गेन होती है और एनारोबिक में कम एनर्जी गेन होती है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ओनली बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर इसके बाद आते हैं हम सीधे ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो कि हमारा मेन पार्ट था। वो सारे एनिमल्स सिंगल सेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर के बीच में कैसा रेस्पिरेशन होता है, कौन से उसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी हमने डिस्कशन किया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ट्रैक्ट का मतलब है कोई एक रास्ता जहां से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जा रही होगी, तो वो कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से निकल के फिर कहाँ तक जा रही है, ये पूरा एक रास्ता रहता है। उस रास्ते को बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि नोज से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एल्वियोलाई तक, उसको बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर देखा जाए तो माउथ टू एनस तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, सेम ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन। सिस्टम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन, हमेशा, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका रीनल सिस्टम हो, ये वहां पर क्या मिलेगा, नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन, यानी कि कई सारे ऑर्गन मिलकर पर्टिकुलर किसी फंक्शन को कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो टिश्यू ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व द टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए ब्रीथिंग करने के लिए क्या है, नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन, दैट्स कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स एनाटॉमी ऑफ द टिपिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं हम एनाटॉमिकली, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is a vital system allow to the cell to get the oxygen they need to remove the harmful waste gases of the body, यानी कि हार्मफुल जो गैसेस हैं उनको निकालने के लिए, ऑक्सीजन को गेन करने के लिए, यानी कि वाइटल सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसमें पहला है ब्रेन, दूसरा है लंग्स, तीसरा है लीवर एंड फोर्थ इज किडनी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, वाइटल सिस्टम है या वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। तो ये वाइटल ऑर्गन्स में से वाइटल सिस्टम है एक, जो कि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टिपिकली। तो ऑक्सीजन की नीड होती है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए वाइटल सिस्टम को जरूरी है। ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें सारी चीजें, नोज है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जिसकी बात हम कर रहे थे कि कौन होते हैं रेस्पिरेटरी, तो मैंने बताया जैसे कि नोज से लेकर कहाँ तक, आपके लंग्स में एल्वियोलाई तक, ठीक है। तो नोज, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में नेजल साइनस वगैरह रहते हैं,
फिर उसके बाद ये फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स रहते हैं। फिर उसके बाद ट्रेकिया आती है, फिर ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाइज आते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई आते हैं, मेन ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंकाई से आगे जाकर फिर से डिवाइड होते हैं। ऐसा 23 टाइम्स जो है डिवाइड होते हैं। लास्ट में बनता है आपका ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उस ब्रोंक्यूल्स पर एल्वियोलाई लगे रहते हैं। और एल्वियोलाई इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो कि बना हुआ है आपका एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी क्या है, एल्वियोलाई। तो यहाँ पर ये जो है एल्वियोलाई, ये एल्वियोलर सैक है और यहाँ पर ये एल्वियोलर डक्ट है। इसको कंप्लीटली क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई काफी सारे लगे रहते हैं। कहां पर लगे रहते हैं, ब्रोंक्यूल्स पर लगे रहते हैं। किस पर, ब्रोंक्यूल्स पर। और ब्रोंक्यूल्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई इज द पार्ट ऑफ द ट्रेकिया एंड ट्रेकिया से यहां से ये इस तरीके से ये इज एंडोट्रेकियल सॉरी जो ट्रेकियल ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, किसका, ये रेस्पिरेटरी ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द गैसियस एक्सचेंज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या सीन है, तो यहां पर समझने वाली चीज ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझो कि अभी हमने क्या बात करी कि रेस्पिरेशन क्या था, रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज और उससे एक एनर्जी गेन कर रही है, यानी कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और फिर उससे एनर्जी को बनना, ये क्या कहला रहा है, हमारा रेस्पिरेशन कह रहा है इन लेमन लैंग्वेज। डेफिनेशन अवेलेबल ही है ये हमारे इसमें स्लाइड में। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन को करने के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और वो कई सारे अगर हो जा रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन ह्यूमन केस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो रेस्पिरेशन है वो गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। यानी कि जब लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और जब बॉडी के टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि पूरी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, तो वहां पर हर एक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हर एक सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए और ऑक्सीजन को गेन करने के लिए जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इन अ टिश्यू दैट्स कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का गेन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें आपका एल्वियोलाई इन्वॉल्व हो रहा है बिटवीन द ब्लड, यानी कि ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहां पर टिश्यू और किसके बीच में, ब्लड के बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसियस एक्सचेंज दैट्स कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरीके से यहां पर टिश्यू और ब्लड वेसल्स के साथ जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के साथ, सेल्स के साथ, वो इंटरनल रेस्पिरेशन। और एनवायरमेंटल एयर, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल एयर और लंग्स के, यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से लेकर एल्वियोलाई तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है, जिसका काम होता है कि एयर को कंडक्ट करके एल्वियोलाई तक लेकर जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। और देन एल्वियोलाई का वहां पर फंक्शन ये होता है कि एल्वियोलाई में ब्लड के साथ कनेक्ट रहता है, ब्लड कैपिलरीज का बेड पाया जाता है और वहां पर गैसियस एक्सचेंज है, और वो जो ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके फिर से हार्ट को पहुंचाकर वो हार्ट से फिर बाद में पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाए। तो इसके लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक वो पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो कि एयर को कंडक्ट करने का काम कर रहा है, और एक वो पार्ट जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक होता है तुम्हारा कंडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, 2 तरीके से इसमें डिवाइड हो जाए, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि नोज से लेकर एल्वियोलाई तक था, ठीक है, जिसमें नोज, फिर उसके बाद नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद एल्वियोलाई। तो ये जो बीच में जितने भी पार्ट्स आए वो सब क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग का काम कर रहे हैं। देन द रेस्पिरेटरी जोन इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है,
The respiratory tract is the line with the respiratory epithelium as the respiratory mucosa. यानी कि पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है नोज से लेकर एल्वियोलाई तक, वहां सभी के सभी उसमें कैसी सेल्स मिल रही हमको, हिस्टोलॉजिकली एपिथेलियल सेल्स हमको देखने को मिल रही है, जिनको क्या बोला है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एल्वियोलाई तक एयर को लेकर आना, एयर में ऑक्सीजन को लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने के लिए जो ऑर्गन्स, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, वो या जो एरिया इन्वॉल्व होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। यानी कि रेस्पिरेटरी जोन जहाँ गैसियस एक्सचेंज है, और वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इसको डिवाइड करते हैं हम पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। लेकिन इनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो है जो कि हमारे ट्रेकिया के बाद जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काउंट किए जाते हैं, और आफ्टर द ट्रेकिया, ठीक है, जो कि पहले है एंटीरियरली, वो सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी में नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये सब हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया जो स्टार्ट हो जाता है, ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर एल्वियोलाई, वो सारा का सारा पार्ट किसमें, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। यानी कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, देन गर्दन यहाँ से जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ऊपर वाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। कंडक्टिंग जोन का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। कंडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए कौन कौन से कंडक्टिव सिस्टम आ रहा है, तो उसमें नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, पल्मोन और प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई, इसमें ये देखिए आराम से, ये आपका आया, हाँ, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। यहां तक जो है आपका ये क्या आता है, ये आता है कंडक्टिंग जोन। यहां तक कंडक्टिंग जोन है। देन इसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक और एल्वियोलस, ये तीनों जो हैं आपके रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा होता है गैसियस एक्सचेंज। और इसके ऊपर जितना भी रहता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी का कुछ पार्ट और अपर रेस्पिरेटरी का जो पार्ट है, वो सब क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टिंग जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों को एक ही स्लाइड में लगाया, ठीक है, समझने के लिए। चाहो तो लिख देते हैं, जैसे कि कंडक्टिंग जोन में आपका नोज, फिर उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, ठीक है, देन उसके बाद ट्रेकिया और फिर उसके बाद ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकाई के वो सारे पार्ट्स, ठीक है, वो किस में आ रहे हैं, कंडक्टिंग जोन में आ रहे हैं। कहाँ तक, ब्रोंक्यूल्स तक। और फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी जोन में। क्लियर। ये है आपका रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें मैंने बताया नेजल, ठीक है, एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस, यहाँ से ये जो क्षुद्र रहते हैं, डबल रहते हैं, दो, ठीक है, इनको बोलते हैं नेरिस, ठीक है। तो ये नेरिस से होते हुए नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी का जहाँ पर ओपनिंग होती है, जहाँ नेजल कैविटी की ओपनिंग होता है, नेजोफेरिंग्स, और वहाँ से क्या शुरू होता है, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स शुरू हो जाता है। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का पार्ट है, और फेरिंग्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। जहाँ से नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है वो नेजोफेरिंग्स होता है, जहाँ से ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है वो ओरोफेरिंग्स होता है, और जहाँ से ये ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, वहां से लैरिंजोफेरिंग्स होता है, ठीक है। तीनों ही क्या है, फेरिंग्स के पार्ट है, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग, लैरिंजोफेरिंग, एंड देन ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है यहाँ पर, और यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है जो कि डिवाइड करता है, मतलब प्रिवेंट करता है कोई भी फूड पार्टिकल या कुछ भी किस में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए या ट्रेकिया में एंटर ना करे, ठीक है। अभी एक एक पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे, पूरी एनाटॉमी समझेंगे कि किस तरीके से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उनमें जो इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन्स हैं उनमें कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, किस तरीके का ऑर्गन होता है, क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और साथ में कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, यानी पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एनाटॉमी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे।
और ये जो मेन ब्रोंकाई ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, उसकी जो डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर से धीरे धीरे देखिए कि वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर mm में आ गया, ठीक है, 4.5 से लेकर 13 mm, और फिर डायमीटर जो है 1 से 6 mm तक चला गया, ठीक है। और फिर कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे क्या लगे रहते हैं, एल्वियोलाई लगे रहते हैं, और फिर वो एल्वियोलाई जो है ऐसा गुच्छा लगा रहता है, जैसे अंगूर का गुच्छा लगा रहता है। तो इस तरीके से ये डायमीटर घटता जाता है, और ये जो एल्वियोलाई सैक होता है ये इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं, ठीक है, एल्वियोलर सैक। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, अगर उसके स्टेप्स अगर हम नोटिस करें तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि वेंटिलेशन हो रहा है या ब्रीथिंग हो रही है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ना ब्रीथिंग, सांस लेना। जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग। ये क्लिनिकल टर्म है कि अगर आप रेस्पिरेट कर रहे हैं दैट मीन कि आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लिनिकल वर्ड। तो रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स हैं उसमें पहला वेंटिलेशन आता है, दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग भी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद गैसियस सेक्शन होगा, जो कि लंग्स के अंदर गैसियस सेक्शन जो है, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोल रहे थे। फिर उसके बाद गैसियस का जो है, जो ऑक्सीजन थी उसका ट्रांसपोर्ट होना या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, ये सब क्या था, गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। फिर उसके बाद गैसियस एक्सचेंज का होगा, टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज होगा, जो कि ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में हो रहा है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद वो जो गैसियस एक्सचेंज में जो O2 टिश्यू के पास थी, सॉरी ब्लड के पास थी, वो टिश्यू में पहुंच जाएगी, और जो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। और फिर वहाँ जो ब्लड सेल के पास जो O2 गई है उसका यूटिलाइजेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होकर फिर से ब्लड के पार्ट में। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन के, ठीक है। ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है कि ब्रीथिंग इज द वेंटिलेशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन अलग चीज है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, इज द प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये एनर्जिक प्रोसेस है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बननी, एटीपीज वगैरह बनना है। और ये देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फिजियोलॉजी। ब्रीथिंग कैसी है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ सेल इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर कोई एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर एनर्जीज बन रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में एनर्जी थोड़ी ना बन रही है, इवन एनर्जी लगती है उसमें, ठीक है। कोई एंजाइम्स वगैरह का जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए। तो ये सब सारे बेसिक डिफरेंस है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में। एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसा कि हमने अभी बात की कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, नोज से लेकर एल्वियोलाई तक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और उसकी एनाटॉमी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है नोज। नोज सबके पास है, ठीक है। कैसा होता है, ये दो जो छेद दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं नेरेस, ठीक है, एक्सटर्नल नेरेस। और एक होता है इंटरनल नेरेस। इंटरनल नेरेस मिलता है आपको नेजल कैविटी, यानी अंदर जो नेजल कैविटी है उसकी जब ओपनिंग नेजोफेरिंग्स में होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल नेरेस। और अभी ये क्या है, एक्सटर्नल नेरेस। तो इंटरनल नेरेस सिंगल छेद मिलेगा, और यहाँ पर ये दो, ठीक है, एक्सटर्नल नेरेस दो होते हैं। और ये आपका नॉस्ट्रिल रहेगा, ये क्या है, नॉस्ट्रिल है, ठीक है। और इस नॉस्ट्रिल जो बना होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आओ देखते हैं इसके एनाटॉमी, ठीक है। नोज इज द सेंसरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द वर्टिब्रेट्स। जितनी भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हमें हर एक मिलता है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ह्यूमन में नोज होती है, चूहे में भी होती है, ठीक है, बंदर की भी होती है, गाय भैंस सबकी होती है, कुत्ते की भी नोज होती है, तो सबकी नोज होती है। तो ये नोज जो है सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का भी काम करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी का पहला स्ट्रक्चर नोज रहता है, ठीक है, हर एक वर्टिब्रेट। इज द कंसिस्ट द नेजल कैविटी, इसके अंदर क्या होती है, एक नेजल कैविटी होती है, एंड द इनसाइड द हेड एंड द एक्सटर्नल नोज एंड ऑन द फेस, यानी कि एक्सटर्नली हमको ये नोज इस तरीके से दिखाई देती है, और इंटरनली क्या होती है, इसमें एक नेजल कैविटी होती है। द एक्सटर्नल नोज द हाउस ऑफ द नोस्ट्रिल। हाउस ऑफ द नोस्ट्रिल का मतलब दो नोस्ट्रिल हैं ये, ठीक है, ये जो नोस्ट्रिल हैं ये नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस, और ये नोज ऑफ द हाउस, ठीक है। नोज हाउसेस ऑन द ऑफ द नोस्ट्रिल एंड और नेरिस एज द पेयर ऑफ द ट्यूब प्रोवाइडिंग द एयर फ्लो थ्रू द नोज, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो एयर के फ्लो के लिए क्या है, दो नेरिस पाए जाते हैं जिनको क्या है, एक्सटर्नल नेरिस, और ये आगे नेजल ट्यूब बनाते हैं। और नेजल ट्यूब आगे कहाँ ओपन होती है, नेजल कैविटी में, ठीक है।
नोज की जो स्टडी कहलाती है राइनोलॉजी, और इसकी जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर नोज की अलग अलग तरह की जाती है। जैसे अखिलेश यादव की अलग तरह की नाक टेढ़ी हो जाती है थोड़ी, ठीक है, किसी की उठी हुई होती है, किसी की दबी हुई रहती है। तो अलग अलग तरह की जो नेज की जो शेप होती है उसकी स्टडी की जाती है नेजल एंथ्रोपोमेट्री में, ठीक है। जैसा किसी की देख रहे हो यहाँ पर उठी हुई नाक, ठीक है, ऐसे काकुदर वाली नाक। नेजल कैविटी, नोज के बाद आता है आपका नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज द लार्ज एंड एयर फिल्ड स्पेस above द बिहाइंड द नोज, यानी कि नोज के पीछे रहता है, एंड द मिडिल ऑफ द फेस, यानी कि फेस की जो है मिडिल में रहता है, ठीक है। और नेजल सेप्टम डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम, ये जो बीच में है ये नेजल सेप्टम है, और ये नॉस्ट्रिल है, और बीच में रहता है नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम से क्या रहता है, डिवाइड रहता है, पूरा का पूरा पीछे तक जो है नेजल सेप्टम से डिवाइड रहता है, एंड नोन एज द फोसी, ठीक है। इसमें नेजल सेप्टम डिवाइडेड इज द इनटू द टू कैविटी दैट्स कॉल्ड द फोसी, यानी कि जो अंदर जाकर इसको क्या बोलते हैं, फोसी, ठीक है, नेजल फोसा भी बोलते हैं फोसी, ठीक है। ईच कैविटी इज द कंटिन्यूअस ऑफ द वन ऑफ द टू नोस्ट्रिल, यानी कि जो नेजल कैविटी का जो आगे से क्या है, दो नेजल कैविटी जो है आगे दो नोस्ट्रिल से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। द नेजल कैविटी इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोवाइड द नेजल पासेज, inhaled air and exhale air, and the nostril is the nasopharynx। ये किससे जुड़ा रहता है, नेजोफेरिंक्स से। पीछे की तरफ किससे जुड़ा रहता है, पोस्टीरियरली नेजोफेरिंक्स से, और एंटीरियरली नोज से, एक्सटर्नल नोज से, एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये फिर उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ से ये क्या है, नेजल एक्सटर्नल नेरिस, और ये नोस्ट्रिल, ठीक है, और इसके बीच में ये सेप्टम, और ये फिर ये आगे जाकर ये नेजल ट्यूब से ये पूरी की पूरी क्या है, नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी ओपनिंग कहाँ से हो रही है, इंटरनल नेरिस। अभी बाहर क्या था, एक्सटर्नल नेरिस, ये कैसा है, इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस कहाँ पर ओपन हो रहा है, नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। अगर फास्ट लग रहा हो तो आराम से स्लो डाउन करके देख सकते हो, एक नहीं 2 बार देखना, ठीक है। कोई भी चीज अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर तेज पढ़ा रहा है, सर तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, सर सही पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेजोफेरिंक्स से वो कहाँ जाएगा आपका, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स वो पार्ट है जिसमें ओरल कैविटी की ओपनिंग हो रही है, फिर वो आगे जाएगा। आगे अभी फेरिंक्स के जब पार्ट पहुंचेंगे तो फेरिंक्स में तीनों का पार्ट पढ़ाएंगे, तीनों में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो अंदर की लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग रहती है, उसमें और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, आओ दिखाते हैं। देखो अगर बोन्स की बात करें तो स्फिनोइड बोन का कुछ पार्ट रहता है, नेजल बोन का पार्ट रहता है, इधर तुम्हारा कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज का पार्ट है, वोमर बोन का कुछ पार्ट है, और यहाँ मैक्सिला पैलेटाइन का कुछ पार्ट है। यानी कि ये तीनों पार्ट मिलकर, बोनी पार्ट मिलकर एक कैविटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। ये बोनी स्ट्रक्चर हो गया। उस बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा मस्कुलर होगा, मस्कुलर के ऊपर स्किन रहेगी। वो जो स्किन रहेगी इंटरनल, वो एपिथेलियल सेल की बनी हुई है, ठीक है। देखो रूफ ऑफ द नेजल कैविटी द फॉर्म द अपर थर्ड एंड वन हाफ ऑफ बाय द नेजल बोन, ठीक है। जो अपर पार्ट है वो किसका है, नेजल बोन से कवर्ड है, ठीक है। और ये लोअर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है। ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, यहां पर देखो, ठीक है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, ये नोज का ये वाला टिप है, ठीक है। ये कौन सा है, एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ठीक है। देखो फ्लोर वाला मतलब नीचे वाला पार्ट, ये वाला फ्लोर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, अपर मतलब ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, नेजल बोन, ठीक है। अपर वाले पार्ट में नोजल बोन है, एंड फ्लोर इज द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट किसका होगा, ये मैक्सिला का हार्ड पैलेट होगा, ठीक है। फिर एंटीरियरली क्या है, नेजल कैविटी, नेजल वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इनसाइड। बैक में क्या है, बैक में है नेजल कैविटी, बेन द कॉन्किया एंड नेजोफेरिंक्स में ओपनिंग है। इनसाइड मतलब अंदर, नेजल वेस्टिब्यूल के बाद क्या है, इंक्लोज द नेजल कार्टिलेज से। वेस्टिब्यूल किससे क्लोज्ड है, नेजल कार्टिलेज से, ठीक है। नेजल कार्टिलेज से लाइंड है इन द सेम एपिथेलियल ऑफ द स्किन। अंदर से कैसा, एपिथेलियल स्किन से। इसके एपिथेलियल स्किन के नीचे क्या है, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज है, नेजल कार्टिलेज, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल और केराटिनाइज्ड जो है स्किन। इनसाइड द नोस्ट्रिल द वेस्टिब्यूल नेजल हेयर। अंदर क्या पाया जा रहा है, नेजल हेयर्स, ठीक है। नोज में क्या पाया जाता है, नेजल हेयर विच इज
द फिल्टर द डस्ट एंड द मैटर ऑफ द ब्रीथिंग। जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें नेजल हेयर क्या कर रहा है, हमारा जो डस्ट वगैरह आ रही है उसको रोकने का काम कर रहा है। थोड़ा म्यूकस लाइन भी रहती है, यानी कि म्यूकस सेल्स पाई जाती है जो कि म्यूकस जो गंदगी आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं और सिर्फ एयर को ही अंदर जाने देते हैं। और नेजल कैविटी के अंदर कॉन्की पाई जाती है, कॉन्की, ठीक है, वो भी उसका भी अपना फंक्शन है, अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये टर्बिनेट, सुपर टर्बिनेट, मिडिल एंड इंफीरियर टर्बिनेट, ये 3 तरह के टर्बिनेट पाए जाते हैं। और ये नेजल कैविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो उधर भी नेजल ये टर्बिनेट्स पाए जाते हैं, इधर भी। और टर्बिनेट्स को जो है कॉन्की भी बोला जाता है। ये कॉन्की क्या करते हैं कि एयर को ह्यूमिडिफाई और वार्म करने का काम करते हैं, यानी कि गर्म हवा गर्म करने का काम और ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं सुपीरियर टर्बिनेट्स। टर्बिनेट्स 3 तरह के होते हैं, मिडिल, सुपीरियर और इंफीरियर। ये जो है उसके स्किन के एपिथेलियल सेल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है। और वो उससे जब एयर होकर निकलती है तो वो वार्म हो जाती है। वार्म होने का कारण ये रहता है, टर्बिनेट्स में ऐसा होता है कि वो गर्म कर देती है एयर को। उसमें क्या होता है कि वहां पर ब्लड सप्लाई रिच होती है, और रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से जब ब्लड की जब सप्लाई ज्यादा होती है तो वहां से जब उसमें जो हीट है, ब्लड की जो हीट है, उसकी वजह से जो एयर जाती है, जो स्मॉल अमाउंट में जो एयर उनसे जब पास हो रही है, तो जैसे हीटर होता है ना, जैसे बीच में 2 ऐसे करके गर्म हीटर के 2 कॉइल लगा दो और उसमें से हवा निकालो, जैसे हीटर का फंक्शन करता है। हीटर में फंक्शन क्या होता है, पीछे पंखा लगा रहता है, आगे जो है कॉइल लगी रहती है। जब पंखे से हवा निकलती है तो जो कॉइल गर्म रहती है उनके बीच में से जब हवा निकलती है तो गर्म होकर निकलती है। सेम वही पैटर्न यहाँ पर है कि यहाँ से जब इनके बीच में से हवा निकलेगी तो वो गर्म होकर निकलेगी, ठीक है। ये फंक्शन रहता है इनका, ह्यूमिडिफाई करके और वार्म करने का काम रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर है ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा उसको बोल रहे हैं जहां पर सूंघने का काम हो रहा है, ऑल्फैक्शन का काम हो रहा है, यानी कि स्मेल करने का काम। स्मेल का फंक्शन जो है नेजल कैविटी में ही होता है। नेजल कैविटी में क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। उस ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब वहां पर एक एपिथेलियल सेल की जो है लाइनिंग मिलेगी, उसमें कुछ डेंड्राइट्स रहते हैं, किसके, उसके ऑल्फैक्टरी नर्व्स के डेंड्राइट्स रहते हैं, जिन पर कोई भी अगर पार्टिकल या कोई भी ओड्रेंट आकर टच होता है, ओड्रेंट आकर टच हुआ, वहां पे स्टिमुलेशन होगा, उस स्टिमुलेशन से एक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक उसको क्या बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाएगी, ठीक है। और वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से ब्रेन को जाएगी और फिर वहां पर सूंघने का काम होगा, यानी कि इस तरीके से स्मेल का फंक्शन होता है। और यहाँ पर जो स्क्वैमस म्यूकोसा है, यहाँ पर ये स्क्वैमस म्यूकोसा जो है, इसमें म्यूकोसा रहती है जिसमें से उसमें जितना भी जो नेजल गंदगी वगैरह रहती है उसको ट्रैप करने के लिए नेजल म्यूकोसा रहती है। ये इसकी ओपनिंग यहाँ पर पीछे नॉस्ट्रिल वगैरह रहता है, नॉस्ट्रिल यानी कि नेजोफेरिंक्स में ओपनिंग रहती है यहाँ पर इंटरनल नेरेस से, ठीक है। ये हार्ड पैलेट वाला पार्ट हो गया। ये यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये भी बोनी पार्ट है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट कार्टिलेजिनस, ठीक है। ये हो गया नेजल बोन, ठीक है। तो इसके बाद पैरानेजल साइनस, इसमें कुछ साइनस पाए जाते हैं। साइनस का मतलब है कि गुहा पाई जाती है, यानी खाली स्पेस पाया जाता है, यहाँ पर एयर फिल्ड रहती है। उसका फंक्शन बड़ा ही कमाल का है। काफी वैसे विवादित बात है कि जो पैरानेजल साइनस है इनका मिलने का कारण क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हेड है उसके वजन को कम करने के लिए होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस जो हम होते हैं ना, जानवर जो होते थे साउंड प्रोड्यूस करते थे, कुछ उसका फंक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन है अलग अलग जगह पर। लेकिन पैरानेजल साइनस जो है कितने पाए जाते हैं, 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंटल साइनस, स्फिनोइड साइनस, एथेमॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। सबका अपना मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथेमॉइड साइनस और स्फिनोइड साइनस। ये बोन्स में मैक्सिलरी साइनस किसमें मिलेगा, मैक्सिलरी बोन में मिलेगा। फ्रंटल साइनस किसमें मिलेगा, फ्रंटल बोन में मिलेगा। एथेमॉइड साइनस एथेमॉइड बोन में मिलेगा और स्फिनोइड साइनस स्फिनोइड बोन में मिलेगा, ठीक है। इनकी पोजीशंस जो है, ये जो साइनस हैं इनकी सबकी ओपनिंग जो रहती है, ये जो 4 साइनस हैं इनकी ओपनिंग सिंगल ओपनिंग रहती है, जिसको बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। ये जो एथेमॉइड बुल्ला है, यहाँ से ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्टिया। यहाँ से हिटलस सेमिलुनारिस ये एक पार्ट रहता है, जिससे ऑस्टिया जो है यहाँ पर एक ऑस्टिया है, मीटस रहता है, यहाँ से ऑस्टिया से ओपनिंग रहती है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग है। पैरानेजल साइनस एक जगह ओपनिंग होती है नेजल कैविटी में, पैरानेजल साइनस यानी 4 नेजल साइनस का एक जगह ओपनिंग, जिसको ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ठीक है।
यानी कि पेरानेजल साइनस द कनेक्टेड द नेजल कैविटी, कनेक्टेड कैसे रहता है नेजल कैविटी थे थ्रू द स्मॉल ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब ओपनिंग, called the ostia. The most of the ostia communicate with the nose through the lateral and nasal wall, the semilunar depression, the semilunar hiatus. ठीक है, वो कैसा रहता है सेमिल्यूनर हाइटस, ये जो सेमिल्यूनर हाइटस है उससे कैसा रहता है डिप्रेस्ड रहता है। ये नेजल कैविटी मैं आपको दिखाऊं, इसका फ्रंटल लुक होगा इस तरीके से, यहाँ से ये सारे के सारे ओपन रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, इसे ऊपर से जो ओपनिंग है, ठीक है ना, इसकी जो ओपनिंग है आगे आओ, हाँ ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पर ओपनिंग रहती है, इनके बीच में ओपनिंग रहती है एयर की, ठीक है। द अदर साइड द ईस्ट नेजल कैविटी 3 हॉरिजॉन्टल आउटग्रो द नेजल कॉन्की, जो नेजल कॉन्की जो टर्मिनेट्स की बात कर रहा था उनकी भी नेजल कॉन्की की भी ओपनिंग वहीं पर रहेगी, यानी कि जब एयर जाती है तो वहां पर इस तरीके से फोल्ड्स बने रहते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड बने रहते हैं। तो ये अपर, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, तो उनसे जब एयर जब अंदर आती है तो उनसे होकर निकलती है, और ऑस्टिया के भी ओपनिंग वहीं पर है, ऐसे ऊपर से ऑस्टिया की ओपनिंग है। तो नेजल कैविटी में काफी बड़ा स्ट्रक्चर रहता है इस चीज का, ठीक है। तो वो आगे जाके कॉमन हो जाता है नेजल कैविटी में, यहाँ से तो आगे जो है आगे जाकर कॉमन हो जाता है, और 2 कॉमन होकर एक एंट्री होती है, जो इंटरनल नेरिस होता है वो अंदर जाकर एक सिंगल कैविटी बन जाती है, यानी कि सिंगल ओरोफेरिंग्स में जाकर अंदर एंट्री होती है। टर्मिनेट्स मतलब टर्मिनेट सिंगल जो कॉन्की है, ठीक है ना, कॉन्की या टर्मिनेट्स डिस्टर्ब द एयर फ्लो, एयर फ्लो को क्या करेंगे डिस्टर्ब करेंगे, एंड द डायरेक्टली द एयर टुवर्ड्स द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑन द सरफेस द टर्मिनेट द सेप्टम। तो सेप्टम के जो बीच में पीछे जहां पर जिस सेप्टम का एंड होता है वहां से नेजल कैविटी का जो है डिस्टर्ब करते हैं, किसको टर्मिनेट जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं, वार्म कर देते हैं एयर को, ठीक है। और ये जो वोमर नेजल ऑर्गन है, वोमर नेजल ऑर्गन जो है अब वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल मतलब जो अब काम नहीं आता, पहले काम आता था। कैसा ऑर्गन है कि ये फेरामोन को डिटेक्ट करने के लिए था, कोई भी फेरामोन है उसको डिटेक्ट, अब इसकी जगह पर हमारे में बॉडी में क्या है कि हमें ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा मिलती है, वहां पर ऑल्फैक्शन का काम होता है। लेकिन पहले जो अदर एनिमल जैसे कि स्नेक वगैरह होते हैं उनमें ये प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। वोमर नेजल ऑर्गन फेरामोन का काम करता है उनमें, हमारे में वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल मतलब अब वो काम नहीं करता, ठीक है। कहां पर मिलता है, जहां पर ये आपका एंड होता है, लोकेटेड द बैक ऑफ द सेप्टम, सेप्टम का जहां पर बैक होता है वहां पर, ये कुछ इस तरह से। तो कितने 4 पैरानेजल साइनस आर द ग्रुप ऑफ द 4 पेयर्ड एंड एयर फिल्ड स्पेस, एयर फिल्ड मतलब उनमें हवा भरी रहती है और कुछ नहीं रहता, जब सर्दी वगैरह हो जाती है तो म्यूकस भी उन्हीं में बढ़ जाता है, ठीक है। तो सराउंडिंग द नेजल कैविटी के चारों तरफ रहते हैं, जिससे कि उसमें एयर का कंप्रेसर जो प्रेशर है ना वो अच्छे से मेंटेन भी रहे, वो भी एक फंक्शन है। द ह्यूमन प्रोसेस द 4 पेयर ऑफ द पैरानेजल साइनस डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप द नेम, ठीक है, पेयर में मिलेंगे क्योंकि एक इधर और एक इधर, ठीक है, पेयर में मिलते हैं। तो नेजल कैविटी जैसे पेयर में रहती है, तो मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस और इफिनॉइड साइनस, ठीक है, ये पेयर में है दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरी कनेक्टिविटी कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर ऑस्टिया, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऑस्टिया रहता है, वहां से उसकी कनेक्टिविटी है। स्फिनॉइड साइनेट, एथमॉइड साइनेट, फ्रंटल साइनस फ्रंटल बोन में, यहाँ फ्रंटल बोन से उसकी ओपनिंग, यहाँ से एथमॉइड बोन की ओपनिंग, और यहाँ से पीछे से स्फिनॉइड की, और ये जो ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का क्या है, ये कार्टिलेज है, ठीक है, नेजल कार्टिलेज है, ये कोई साइनस नहीं है, साइनस ये है, ठीक है। जिसकी मैं बात कर रहा था वोमर नेजल ऑर्गन, जो कि हमारे में अब वेस्टिजियल है, वो स्नेक्स में पाया जाता है, वेल डेवलप रहता है, ठीक है, जिसे जैकबसन ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। जैकबसन ऑर्गन जो है जिसका काम वही वेस्टिजियल है, हमारी बॉडी में तो वेस्टिजियल है, और उसका काम क्या है फेरोमोन को डिटेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई। नेजल कैविटी में ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसको कौन दे रहा है, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, इन 3 आर्टरी से पूरे के पूरे नेजल कैविटी को सप्लाई मिलती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी इन्हीं से ही मिलती है ब्लड सप्लाई, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी, इसमें मेन कैरोटिड आर्टरी रहती है, ये कैरोटिड आर्टरी जो है आगे जाकर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होकर और पूरी नेजल कैविटी को ब्लड की सप्लाई देने का काम रहता है। इस तरीके से पूरे में ब्लड की सप्लाई रहती है, ठीक है। देन इसके बाद जो
ये ऑल फैक्ट्री है, यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, जब भी कभी कोई ऑर्डिनेंट रहता है, ऑर्डिनेंट जब इनसे टकराता है तो क्या है, इम्पल्स जनरेट होती है, वो इम्पल्स आगे जाकर, ठीक है, उसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होते हुए ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो उसके लिए जो नर्व्स है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है इसको नेजल कैविटी को सप्लाई देती है, और इसके अलावा जो नर्व सप्लाई है वो आती है ऑल्फैक्टरी। यानी कि दो फंक्शन हो गए, एक तो नेजल कैविटी का अपना खुद का फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया उसका स्मेल का। स्मेल के फंक्शन के लिए अलग से नर्व सप्लाई है जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स आते हैं, ठीक है। और बाकी की जो नेजल कैविटी की जो सेंसेशन और जो स्किन है उनकी जो नर्व सप्लाई है उसके लिए ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई आती है, जिसमें नेजोसिलियरी और नेजोसिलियरी 1 और V2 V1, ठीक है, और मैक्सिलरी नर्व, इनसे सप्लाई रहती है उसकी नर्व सप्लाई नेजल कैविटी को, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व से इसको सप्लाई आ रही है, ठीक है। देन इसके बाद आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो नेजल कैविटी है उसमें कभी कभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम जो हो जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरली हम फेस करते हैं नेजल कैविटी में, जैसे कि डेविएटेड सेप्टम। डेविएटेड सेप्टम का मतलब है जो सेप्टम है वो थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, जैसे नाक टेढ़ी और इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग द वॉल ऑफ द डिवाइडेड इन द नेजल कैविटी द इनटू द हाल्व्स, ठीक है। हाल्व्स मतलब उनमें जो जगह बनी रहती है। नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स का मतलब है कुछ जो मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है, यानी मांस का कुछ ग्रोथ हो जाती है अंदर से इंटरनली, ठीक है, उसको बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। तो वो बन जाता है, ठीक है। सॉफ्ट ग्रोथ हो जाती है और मतलब उसकी स्किन की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। फिर उसके बाद है राइनाइटिस, यानी कि सर्दी वगैरह हो जाना, इन्फ्लामेशन नोज में, तो जो नाक बंद हो जाती है उसको बोलते हैं राइनाइटिस, जिसमें नेजल बराबर रनिंग नोज रहे, ठीक है, स्वेलिंग में रह जाए। तो फिर उसके बाद है नेजल फ्रैक्चर, नोज टूट जाना, नेजल फ्रैक्चर। कॉमन कोल्ड, साइनस, जो साइनोजल ट्यूमर्स, कभी कभी ट्यूमर भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है नोज का, ठीक है, उसमें काट के निकाल देते हैं नोज को। फिर उसके बाद है एनाटमी ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स की जहाँ एनाटमी की बात आ रही है, अभी हमने बात करी एक्सटर्नल नोज की, फिर उसके बाद हमने बात करी नेजल कैविटी की। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फेरिंग्स की। फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। देखते हैं नेजोफेरिंग्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी और माउथ के पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, कौन है, फेरिंग्स, ठीक है। एंड अबव द इसोफेगस एंड ट्रेकिया ट्यूब द गोइंग द स्टमक द लंग्स द रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो यहाँ से होकर फिर लंग्स और ट्रेकिया के लिए सप्लाई भी जारी होती है। वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, फेरिंग्स। इन ह्यूमन फेरिंग्स इज द पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी पार्ट का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी का पार्ट, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों का पार्ट रहता है इसमें, किसमें, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, ठीक है। जब माउथ वाला पार्ट आता है तो वो किसका पार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब नेजल कैविटी के पीछे और नेजोफेरिंग्स की बात हो रही तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, या फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, लेरिंजोफेरिंग्स। तो ह्यूमन फेरिंग्स इज द conventionally divided into 3 sections. The first is nasopharynx, second is oropharynx, and then laryngopharynx या hypopharynx भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर उसमें nasopharynx, the upper portion of the pharynx, nasopharynx extend from base of the skull, upper surface of the soft palate, यानी कि जो soft palate है इसमें देख रहे हैं आप, ये जो सॉफ्ट पैलेट है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो सॉफ्ट पैलेट है और ये जो, ठीक है ना, इस हार्ड पैलेट के पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सटेंड करता है पार्ट, ये क्या कहला रहा है हमारा, नेजोफेरिंग्स। इट इंक्लूड द स्पेस बिटवीन द इंटरनल नेरिस एंड द सॉफ्ट पैलेट द लाई एफ द ओरल कैविटी, यानी कि जो ये जो कैविटी है, नेजल कैविटी से जो ओपनिंग हो रही है, और ये जो कौन सा पार्ट है, किसका, सॉफ्ट पैलेट का जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक के एरिया को हम क्या बोले, नेजोफेरिंग्स, इंटरनल नेरिस और सॉफ्ट पैलेट ऑफ द ओरल कैविटी। ऑडिटरी ट्यूब आर द ओपनिंग द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में एक ओपनिंग और रहती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब, जो कि इंटरनल ईयर से कनेक्ट, मिडिल ईयर से कनेक्टिविटी रहती है, किसमें, हमारे नेजोफेरिंग्स से, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी रहती है ऑडिटरी ट्यूब। एंड द ओपनिंग ऑफ द एंड क्लोजिंग
द ऑडिटरी ट्यूब द सर्व द इक्वलाइजिंग द बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब जो मिडिल ईयर है उसमें जो प्रेशर रहता है उसको बनाए रखने के लिए ये पाया जाता है आपका ऑडिटरी ट्यूब पाई जाती है, जिससे कि उसमें प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ रहा है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स इज द ओपनिंग पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। ओरोफेरिंक्स लाई द बिहाइंड द ओरल कैविटी एक्सटेंड द यूवेला टू द लेवल ऑफ द हाइड बोन। ठीक है, देखो ये देखो यहां से नेजोफेरिंक्स की ओपनिंग हुई और ये कौन सा है, यूवेला। यूवेला से लेकर आपका हाइड बोन यहाँ पर ये रही हाइड बोन, और इस हाइड बोन की ओपनिंग तक यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, जहां ओरल कैविटी की ओपनिंग हो रही है, और ये यूवेला है। यूवेला इज द सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है, और ये आगे वाला जो बोनी पार्ट है ये हार्ड पैलेट का पार्ट है। ये जो सॉफ्ट पैलेट का यूवेला इस तरीके से जो लटका रहता है अंदर, अगर मुंह खोल के देखें तो एक ऐसा लटका रहता है, उसको बोलते हैं यूवेला। उस यूवेला से लेकर, यानी कि यूवेला जो है प्रिवेंट करता है किसको, नेजोफेरिंक्स को। जब हम सोलोइंग करते हैं तो ये जो यूवेला है ये क्या है, ऊपर की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। जब भी हम सोलोइंग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ किसको प्रिवेंट करे, नेजल कैविटी, जिससे कि नेजल कैविटी में कोई भी फूड पार्टिकल ना जा पाए। सेम ऐसे ही विंड पाइप में, ठीक है ना, ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल ना जाए सोलोइंग करते समय, तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ठीक है, जिसमें देखो कार्टिलेज पाया जा रहा है। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, हाइड बोन से। हाइड बोन से अगर इसको ऐसे एक लाइन खींची जाए तो इसके ऊपर और यहाँ से सॉफ्ट पैलेट का यूवेला, इसके बीच का जितना पार्ट रहता है क्या कहलाता है हमारा, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ओरोफेरिंक्स। द एंटीरियर वॉल ऑफ द कंसिस्ट बेस ऑफ द टंग, ठीक है, बेस ऑफ द टंग, एपिग्लॉटिस, वोलेस्कुला, एंड बिकॉज बोथ ऑफ द फूड एंड एयर पासेज थ्रू द फेरिंग, द फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू द एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस वेला जो वैस्कुला है उसके दो पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस वैस्कुला के दो पार्ट रहते हैं, एक एपिग्लॉटिस और एक एपिग्लॉटिस का ग्लॉटिस वाला पार्ट। ठीक है, ग्लॉटिस वाला पार्ट उसके अंदर वाला पार्ट रहता है। द एपिग्लॉटिस क्लोज ओवर द ग्लॉटिस व्हेन द सोलोइंग, ठीक है, द प्रिवेंट द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कोई भी चीज अगर हमारे फूड पाइप की बजाय हमारे विंड पाइप में यानी कि ट्रेकिया में चला जाए, दैट्स कॉल्ड द एस्पिरेशन। ठीक है, कि एस्पायरेट कर गया कोई भी, जैसे पेशेंट में क्या है कि जैसे खाना खाते समय या पानी पीते समय कि नाक में चला गया, ऐसे बोलते हैं नाक में चला, वो नाक में नहीं, वो ट्रेकिया में चला गया मतलब एस्पायरेट कर गया। ठीक है, एस्पायरेट कर गया, तो उसको एस्पायरेशन ना करे, उसको इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या पाया जाता है, यहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ठीक है, हैक क्या है, ये हैक जो है वो फ्लोरा है जो कि ओरोफेरिंक्स में पाया जाता है। ओरोफेरिंक्स मतलब, ओरोफेरिंक्स फ्लोरा का मतलब जैसे गट का फ्लोरा होता है, स्टमक के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो सेम ऐसे ही जो ओरोफेरिंक्स में बैक्टीरियाज वगैरह जो पाए जाते हैं ये है वो उस सारे बैक्टीरियाज के नाम है, जिसमें हिमोफिलियस, ठीक है ना, एक्टिनोबैसिलस, इस सारे के सारे बैक्टीरियाज के जो है नाम है, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में बोला हैक। ठीक है ना, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लोरा पार्ट है, ओरोफेरिंक्स का फ्लोरा बनाते हैं। जैसे देखा हो ना, मुंह में एकदम लार बनी रहती है, जब सुबह उठते हैं तो लार बन जाती है, वो इसी फ्लोरा की वजह से बनने लगती है, म्यूकस सीक्रेशन होता ही रहता है। द ग्रो द स्लोली ग्रो होते रहते हैं। कभी जो खांसी हो जाती है वो भी इन्हीं के कारण से होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड द इनरिच एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होती है। ठीक है, प्रेफर्ड, इनको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओरोफेरिंक्स, ये हो गया नेजोफेरिंक्स। इसके बाद आ रहा है आपका लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स द पैरा लैरिंजिया फेरेंजीज। ठीक है, ये इसका लैटिन वर्ड है। द ऑल्सो नोन एज द हाइपोफेरिंक्स बोला जाता है, इज द कॉडल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। कॉडल पार्ट का मतलब होता है, कॉडल वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की पूंछ। जैसे ये पेन है, पेन का ये एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर ह्यूमन के केस में देखा तो हमारा आगे का पार्ट ये है और पीछे का जो है पूंछ वाला पार्ट, तो पूंछ वाले पार्ट को कॉडल और आगे वाले पार्ट को क्रेनिया, तो ये इसका एंटीरियर, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, तो इस पोस्टीरियर पार्ट को, इस पूंछ वाले एरिया को क्या बोला, कॉडल। ठीक है, तो फेरिंक्स का पीछे वाला पार्ट क्या है, कॉडल पार्ट। कौन है, लैरिंजोफेरिंक्स,
इट इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट कनेक्टेड विद द ईसोफेगस। किससे कनेक्ट रहता है? ईसोफेगस और ट्रेकिया, ठीक है, इससे कनेक्ट रहता है। इट इज द लाई द इंफीरियर द एपिग्लॉटिस, इंफीरियरली क्या है? इंफीरियर मतलब ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट, एंड एक्सटेंड द लोकेशन वेयर इज द कॉमन पाथवे द डाइवर्स द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पाथवे, यानी कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाथवे दोनों को क्या करता है? डाइवर्स करता है, यानी कि अलग अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। कौन करता है? लैरिंजोफेरिंक्स वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये जो लैरिंजोफेरिंक्स वाला पार्ट है वो क्या करता है? दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? दोनों को सेपरेट कर रहा है। और इसमें ये प्रिवेंट करने के लिए लैरिंजोफेरिंक्स का पार्ट कौन सा है यहाँ पर? एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस एक्चुअली में ओरोफेरिंक्स का पार्ट है, इसके जस्ट बिलो द लैरिंजोफेरिंक्स। और यहाँ पर ये दोनों की जो ओपनिंग हो रही है, किसकी? ये ईसोफेगस और ये ट्रेकिया, इन दोनों की, यानी कि ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का जो अपर वाला पार्ट है, ट्रेकिया होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद, क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर और एपिग्लॉटिस से नीचे, ये जो बीच का पार्ट होता है जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो वाले पार्ट को, ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरिंग्स भी बोलते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स भी बोलते हैं, फेरिंग्स में भी लैरिंग्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, लैरिंग्स वाला पार्ट होता है जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। ये लैरिंग्स वाला जो पार्ट है वो पार्ट, और तुम्हारा जहां पर ईसोफेगस और लैरिंग्स दोनों पार्ट ओपन होते हैं, लैरिंग्स ओपन हो रहा है और ईसोफेगस ओपन हो रहा है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजो वर्ड जो आया है वो लैरिंग्स से आया है। लैरिंग्स मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के जस्ट बिलो द पार्ट कौन सा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे ट्रेकिया शुरू हो जाती है। क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर जो है यहाँ पर पाया जाता है तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे थायराइड्स होते हैं और वो थायराइड लैरिंग्स के पार्ट होता है, ठीक है, लैरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द swallowing द फूड द राइट ऑफ वे, यानी कि राइट ऑफ वे मतलब फूड जो है सही जगह जाए, ठीक है, एंड द एयर पासिस द टेम्पररी स्टॉप। तब उस कंडीशन में जब फूड हम खाते हैं, swallowing करते हैं, तो उस समय ट्रैप्ड हो जाती है एयर, यानी कि जो एपिग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाता है, हम सांस नहीं लेते। swallowing के टाइम पर कोई सांस नहीं लेता, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट दिखाया, कौन सा पार्ट है? ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इस क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद मैंने बताया ट्रेकिया है। इस क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस के बीच में, एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच वाला पार्ट क्या है? लैरिंजोफेरिंग्स। एपिग्लॉटिस और सॉफ्ट पैलेट के बीच वाला पार्ट क्या है? ओरोफेरिंग्स। सॉफ्ट पैलेट से लेकर इंटरनल नेरिस, इनके बीच का पार्ट क्या कहला रहा है? नेजोफेरिंग्स। इसके आगे का पार्ट क्या कहला रहा है? नेजल कैविटी। इसके आगे का पार्ट क्या कहला रहा है? नोज, ठीक है, और नेजल सेप्टम, नोज, नेजल सेप्टम, नेरिस, ठीक है, एक्सटर्नल नेरिस, नेजल ट्यूब या नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग द रफली द एरिया लोकेटेड बिटवीन द 4th to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। ये कहां से कहां तक होता है? 4th से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्रेट। द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द लैरिंजोफेरिंक्स इज द लेवल ऑफ द हायोइड बोन। हायोइड बोन से लेकर लैरिंजोफेरिंक्स इंक्लूड द मेजर साइड द पाइरिफॉर्म साइनस एंड पोस्ट क्रिकॉइड एरिया एंड पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लैरिंजोफेरिंक्स में, ठीक है। ह्यूमन फॉर द स्पीच फेरिंजियल कंसोनेंट द articulate here is the act the resonating the chamber during the phonation, यानी कि वहां पर जो रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस मतलब स्पेसिफिक जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए आर्टिकुलेट मतलब वहां पर इस तरह से पूरा वॉइस बॉक्स। आर्टिकुलेट मतलब आर्टिकुलेट वर्ड जब यूज किया जाता है वो बोन्स के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर कार्टिलेज पाया जा रहा है। उस कार्टिलेज को जो है हम क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग उसको मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कराते हैं और उससे एयर फ्लो करके फोनेशन यानी कि वर्ड जो है जनरेट करते हैं, एक पर्टिकुलर रेजोनेंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम स्पीच कर पाते हैं, ठीक है, कंसोनेंट। देन इसके बाद आपका लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स वही वॉइस बॉक्स वाला पार्ट है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, कॉमन ऑर्गन है, ठीक है, ब्रीथिंग, जिसमें थायराइड कार्टिलेज, इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे की तरफ थायराइड बोन होती है। ये
लेरेंजियल प्रोमिनेंस, लेरेंजियो प्रोमिनेंस को एडम एप्पल्स भी बोलते हैं। ये जो निकला रहता है ना, शाहरुख खान का ज्यादा निकला हुआ, ये एडम एप्पल्स से होता है। ये क्या कहलाता है, हमारा लेरेंजियो प्रोमिनेंस होता है, ठीक है। और इसके बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज, इस क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद ये जो सी साइड की जो कार्टिलेजिनस रिंग है, जहाँ से ट्रेकिया शुरू हो जाता है, इसके ऊपर का पार्ट क्या है हमारा, लेरेंजियोफेरिंग्स वाला पार्ट है। एपिग्लॉटिस से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके बीच वाला जितना ही पार्ट है क्या है हमारा, लेरेंजियो। तो ये था हमारा लेरेंजियोफेरिंग्स में लेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। और इसमें थायराइड कार्टिलेज और यहाँ से क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद ट्रेकिया। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसी में वोकल कॉर्ड का जो है वोकल फोल्ड होते हैं। वोकल फोल्ड का क्या है कि ओपन होते हैं, क्लोज्ड है। जैसे कि ओपन कंडीशन में, ये क्लोज कंडीशन में। तो ओपन कंडीशन में जो एयर पासिस होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से फोनेशन जनरेट होता है, ठीक है। तो फोनेशन जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोनेशन जनरेट होकर फिर उसके बाद आपका जो ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद जो लेरिंग्स का जो थर्ड पार्ट था लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है। कहाँ से C3 से लेकर C6 में फिर आपका जो है लेवल तक नेक के। तो फेरिंग्स इज द कनेक्टेड द इंफीरियर पार्ट द फेरिंग्स, है ना, एंड विद द ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया से, यानी कि आगे का पार्ट जो है फेरिंग्स से द 9 कार्टिलेज। यहाँ से शुरू हो जाता तुम्हारा ये ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, 9 कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 9 कार्टिलेज रिंग पाई जाती हैं। ये बात हो रही है यहाँ पर अभी किसकी बात हो रही है, ट्रेकिया की बात हो रही है। ट्रेकिया में क्या क्या चीज़ पाई जाती है कि C3 से लेकर C6 तक जो है ट्रेकिया का कनेक्ट रहता है। द लेरेंजियल स्क्लेटल कंसिस्ट द 9 कार्टिलेज इन द 3 सिग्नल, ठीक है ना। ये जो ट्रेकिया के ऊपर वाला जो पार्ट है लेरेंजियोफेरिंग्स, उसमें कितनी 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ऊपर जो है ये नीचे क्रिकॉइड, और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ये तीनों मिलाकर जो है लगभग कितनी 9 कार्टिलेज, ठीक है। 9 कार्टिलेज पाई जाती है, जिसमें ये डुअल होती हैं, यानी सिंगल होती हैं, और ये पेयर्ड में होती हैं। पेयर्ड में कौन होती है, क्यूनिफॉर्म और क्यूनिकुलेट। ये क्यूनिकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये दो तरह की कैसी हैं, ये पेयर्ड में। हाइड बोन इज द नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द लैरिंग्स एंड द थ्रो द लैरिंग्स इज द सस्पेंडेड फ्रॉम द हाइड बोन। जो हाइड बोन है, हाइड बोन के बाद से लेरिंजियोफेरिंग्स शुरू होता है, यानी कि लेरिंग्स वाला पार्ट शुरू होता है। हाइड बोन जो है लेरिंग्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेरिंग्स इज द एक्सटेंड द वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा एक्सटेंड होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से लेकर इंफीरियर बॉर्डर द क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज। ऊपर जो सबसे पहला पार्ट रहेगा उसका क्या रहेगा तुम्हारा, एक्सटेंड द टिप ऑफ द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से शुरू होगा और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच तक जो पार्ट रहेगा हमारा लेरिंग्स रहेगा। लेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स दोनों में अंतर है। लेरिंजियोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, देन लेरिंग्स इज द पार्ट, स्पेसिफिकली पार्ट कहाँ से कहाँ तक, आपका एपिग्लॉटिस से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि लेरिंजियोफेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स का ही पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली में जो फेरिंग्स के पार्ट हैं वो कहाँ हैं, आपके ओरोफेरिंग्स, है ना, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फिर उसके बाद लेरिंजियोफेरिंग्स। लेरिंजियोफेरिंग्स का पार्ट है लेरिंग्स, जहाँ पर वॉइस बॉक्स पाया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो इट इज द इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड द सुप्राग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस, ये 3 चीज में ये जो है डिवाइडेड रहता है, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हो, रूप ऑफ द टंग, ये टंग की रूप है, यहाँ पर ये ग्लॉटिस है, ये वोकल फोल्ड है जो कि ओपन क्लोज होते हैं इस तरीके से, वोकल फोल्ड, ये ग्लॉटिस है, यानी कि एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मतलब एपी मतलब आगे का पार्ट, ठीक है। ग्लॉटिस का आगे का पार्ट क्या है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पीछे क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये, है ना, सॉरी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, जो कि पेयर में रहती है, यानी कि इधर भी और इधर भी। फिर ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये सुपिनियट हॉर्न का कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज का हॉर्न वाला पार्ट है, यानी ये जो हॉर्न वाला पार्ट है, ठीक है। ये साइड व्यू है, सजाइटल व्यू है इसका, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज में जो प्रोमिनेंस था मैंने बताया था एडम एप्पल्स वाला, ये वाला जो है, ठीक है, प्रोमिनेंस वाला पार्ट जो है ये क्या है, एडम एप्पल्स बनाता है। ये तुम्हारा क्रिकॉइड का है, इसके बाद ट्रेकिया के ऊपर हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद है एडम एप्पल्स के बारे में जो मैंने बताया था, ये जो थायराइड कार्टिलेज जो होती है उसी के ऊपर क्या रहता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर प्रोमिनेंस रहता है। उसके नीचे क्या है, ये ट्रेकिया को चारों तरफ से इस तरीके से पूरा बाइंड किया हुआ है, जैसा बटरफ्लाई शेप, ठीक है, बटरफ्लाई शेप की तरह रहता है। क्या रहता है हमारा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद है
आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे लैरिंग्स में से रिलेटेड, जैसे कि फेरेंजियल कैंसर हो सकता है, वाल्डियर्स रिंग, टॉन्सिलर रिंग होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें अलग अलग कार्टिलेजेस में जो मासल होता है। द एनाटॉमिकल टर्म द कलेक्टिवली डिस्क्राइब द एनुलर अरेंजमेंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द फेरिंग्स, यानी कि जो लिम्फोइड सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फोइड टिश्यूज, टिश्यू मतलब लिम्फोइड सेल्स रहती हैं, वो सेल्स मिलकर जो टिश्यू बना रही हैं, वहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लैरिंग्स में। उनमें क्या हो जाए, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए, तब उस कंडीशन को बोलते हैं वाल्डियर टॉन्सिलर रिंग, ठीक है। ये इस तरीके से टॉन्सिलर रिंग होती है, जिसमें एडिनॉइड ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल, ये चारों है ना, 1 2 3 चारों, ठीक है, चारों जो है मिलकर जब इनमें टॉन्सिलाइटिस या इनमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाल्डियर रिंग इन्फेक्शन। फिर उसके बाद शुरू होता है हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो है उसको विंड भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेजियस ट्यूब रहती है, यानी कार्टिलेजियस ट्यूब का मतलब है जिसमें कार्टिलेज रिंग्स पाई। तो विंड पाइप और ब्रोंकाइज जो हैं इससे डिवाइड होती हैं, आगे चल के ये ब्रोंकाइज में डिवाइड होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, जो कि प्राइमरी बाइफर्केशन होता है, ठीक है, ब्रोंकाई का। जहां से बाइफर्केशन होता है ब्रोंकाई का, उस एरिया को बोलते हैं करीना, ठीक है। और जो ट्रेकिया है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर करीना के बीच का जो हमारा एक्सटेंशन है वही क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है, जो कि कैसा है, कार्टिलेजिनस ट्यूब है, जो कि कार्टिलेजिनस रिंग से जो है बैंड अप रहता है, यानी कि बना हुआ रहता है। अलाउइंग द पासेज द एयर को पासिस करने के लिए रहता है, जो कि एयर को किससे कनेक्ट करता है, नेजल कैविटी से फेरिंग्स से होता हुआ ट्रेकिया जो है दोनों बीच की कड़ी रहती है, यानी कि ब्रोंकाई, यानी कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई एंटर कर रहे होते हैं हाइलम से होते हुए, और उसके बीच की कनेक्टिविटी क्या रहती है, ट्रेकिया रहती है। और ये जो ट्रेकिया है, एडल्ट ट्रेकिया, यानी कि किसी भी एडल्ट में जो ट्रेकिया है वो इन डायमीटर जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर रहता है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसका जो है डायमीटर रहेगा। और एंड द लेंथ अबाउट द 10 to 11 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट लेंथ रहती है वो लगभग कितनी रहती है, 10 to 11 सेंटीमीटर। एंड द वाइडर इन द मेल एंड द फीमेल में थोड़ी कम वाइडर होती है और मेल में थोड़ी ज्यादा वाइडर रहेगी। ट्रेकिया बिगिंस द लोअर एज ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर करीना तक, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया, करीना देयर इज द विच पार्ट, जो कि जहां से बाइफर्केशन हो रहा है किसका, ट्रेकिया का, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। द पॉइंट वेयर इज द ट्रेकिया इज द ब्रांचेस इनटू द लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकाई द लेवल ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, कहां से, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि T4 तक वो जो है एक्सटेंड कर दिया, यानी कि T4 पर। जब भी कभी बाइफर्केशन होगा वो T4 पर होगा ट्रेकिया का, ठीक है। और शुरुआत कहां से होगी, सर्वाइकल से, सर्वाइकल के C6 से, यानी कि C6 से लेकर कहां तक, T4 तक एक्सटेंड करेगी तुम्हारी ट्रेकिया, ठीक है। फंक्शन बताया। तो आफ्टर ट्रेकिया जो है बाइफर्केशन होता है किसमें, ब्रोंकाइज में, प्राइमरी फर्केशन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इस तरीके से फर्केशन होता जाता है। प्राइमरी फर्केशन हुआ, फिर उसके बाद टर्सरी फर्केशन होता है, फिर उसके बाद जो ब्रोंकाइज है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसका सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल, यानी कि रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई उससे कनेक्ट रहते हैं। और रेस्पिरेटरी जो एल्वियोलाई है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी जोन में भी आता है। और उससे ऊपर का जितना भी है वो कंडक्टिंग जोन वाला पार्ट है। कंडक्टिंग जोन का पार्ट अगर हम देखें तो नोज, नेजल कैविटी, फिर उसका बाद फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल तक की जो है, नोज से लेकर ब्रोंक्यूल तक हमारा कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। और देन उसके बाद जो एल्वियोलाई है, रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई, वो जो ब्रोंक्यूल से लगे हुए हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, वो क्या है, रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जहां से कट होता है, यानी कि जहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ट्रेकिया, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, करीना, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, करीना। और 2 पार्ट्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, वो सॉरी प्राइमरी बाइफर्केशन होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई।
ये कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है इसका, और ये इनर, ये ट्रेकिया का ल्यूमन है, ये आपका है इसके पीछे पोस्टीरियरली, ट्रेकिया के पीछे जो ट्रेकिया रहती है उसके पीछे पोस्टीरियरली क्या रहता है हमारा, इसोफेगस रहता है। तो ये है टीएस है आपका, और टीएस का पोस्टीरियर व्यू है। इसमें पोस्टीरियर पार्ट में क्या है हमारा इसोफेगस, और एंटीरियर में क्या मिल रहा है हमको, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है सी शेप है, सी शेप बेसिकली ये कंटिन्यूअस नहीं होती। कंटिन्यूअस जो कार्टिलेजिनस रिंग ना होने का कारण क्या है कि ये जो इसोफेगस में कोई भी फूड पार्टिकल जाता है तो वो एक्सटेंड करती है। अगर यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस रिंग कंप्लीट होती तो उसमें जो है दिक्कत होती, उसको किसी भी चीज़ को नीचे जाने में, उसमें इसोफेगस में मूव करने में, ठीक है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ट्रेकिया की जो ल्यूमन है वो अंदर से किसकी, एपिथेलियम, लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियम की लेयर रहती है, ठीक है, सेल्स की, जो कि कैसे रहते हैं, सीलिएटेड रहते हैं। आगे देखिए, ट्रेकिया इज द सराउंडिंग बाय द 16 to 20 रिंग्स ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। जो हाइलैंड कार्टिलेज, कार्टिलेज 3 तरह का होता है तुम्हारा, हाइलैंड कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज और तुम्हारा हाइलैंड कार्टिलेज और जो है तुम्हारा कौन सा है, हाइलैंड कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज और ये यहाँ पर पाया जा रहा है हाइलैंड कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज या जैसे कि यहाँ पर होता है ईयर्स लोग में इलास्टिक कार्टिलेज होता है, और हाइलैंड कार्टिलेज जो है बोन्स के बीच में जो पाया जाता है वो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, और यहाँ पर जो है हाइलैंड कार्टिलेज पाया जा रहा है, ठीक है। तो सी शेप का जो है हाइलैंड कार्टिलेज मिल रहा है। लिगामेंट्स कनेक्ट टू द रिंग, है ना, जो लिगामेंट्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो दो कार्टिलेज हैं, अगर ये कार्टिलेज है ये कार्टिलेज है, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो किससे है, लिगामेंट्स। तो दो कार्टिलेज को कनेक्ट करने वाला कौन सा, लिगामेंट। जैसे बोन टू बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट होते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन्स होते हैं। ट्रेकियालिस मसल्स, यानी कि उसके जो मसल्स हैं ट्रेकिया के अंदर, टू द एक्सटेंड फॉर द ऑफ द इनकम्प्लीट रिंग एंड रन्स अलोंग द बैक ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि जो ट्रेकिया है उसके साथ साथ क्या है, उसके मसल्स भी चलती हैं जो कि ट्रेकियल मसल्स रहती हैं। यानी कि इसमें आप देखिए ये जो इनर वॉल है यहाँ पर, ठीक है, ये रिंग है, और रिंग के साथ साथ अंदर की तरफ बीच में इसमें आपकी मसल्स भी रहती हैं, ट्रेकियल मसल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेकियलिस मसल्स कनेक्ट रहती हैं, एक्सटेंड करती हैं। आगे का जो है ब्रश वाटर सीलिएटेड कॉलमनर लॉन्ग कॉलमनर सेल्स पाई जाती है। फिर उसके बाद जो है एपिथेलियल लॉन्ग कॉलमनर सेल्स हैं। फिर उसके बाद आपका सब म्यूकोसल सिरसस ग्लैंड है, हाइलैंड कार्टिलेज है उसके पीछे, और इस हाइलैंड कार्टिलेज में यहाँ मसल्स भी हैं, ठीक है। ये इसका कैसा व्यू है, हिस्टोलॉजिकल व्यू है, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें जो सेल्स हैं, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया अगर देखें तो कैसा है, लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि लॉन्ग कैसी, सीलिएटेड, और उनके बीच में जो है म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं। वो म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस का सीक्रेशन करती है, तो म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, है ना। और जो पार्टिकल्स आते हैं उनको क्या है, एक्सपेल करने के काम आता है। ये जो सीलिया है इनका जो मूवमेंट होता है वो लंग्स की तरफ नहीं होते, बाहर फेरिंग्स की तरफ रहता है, यानी कि जो भी है बाहर को एक्सपेल करने के लिए, ठीक है, सीलिया रहती है, सीलिएटेड लॉन्ग कॉलमनर। और उसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया यानी कि बेस बॉर्डर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस जो है यानी कि पहला जो प्राइमरी ब्रोंकस है, जहां से करीना ट्रेकिया के बाद जो करीना बाइफर्केट होती है वहां से पहला ब्रोंकस शुरू होता है। ब्रोंकस इज द पासेज द एयरवे द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ट्रेकिया के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ट्रेकिया भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, इज द कंडक्टिंग एयर इनटू द लंग्स। द फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकस में क्या डिफरेंस है, ब्रोंकस इज द सिंगुलर वर्ड एंड ब्रोंकाई इज द प्लूरल वर्ड। Bronchi is the branch from the trachea at the carina and are the right main bronchus and left bronchus, ठीक है। bronchus left और right bronchus combined बोलेंगे एक साथ, plural हो जाएगा तो bronchi। The root of the lungs is the group of the structure that the emerge at the hilum of the each lungs। hilum वो एरिया है जहां पर lungs में ये एंटर करेगा, यानी कि ऊपर से ये ट्रेकिया आ रही है, ऐसे करके ट्रेकिया आ रही है, और आप आगे चल के ये बाइफर्केट हो जाती है। तो जो बाइफर्केट हो रही है ट्रेकिया, ऊपर से जो ट्रेकिया आ रही है बाइफर्केट, करीना वाले एरिया से जो बाइफर्केट हो रही है, तो राइट यानी कि राइट वाले लंग्स में और लेफ्ट वाले लंग्स में जब यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, ये जो ब्रोंकस जो एंटर कर रहे हैं वो एरिया क्या कहला रहा है हमारा, हाइलम।
ठीक है। तो हाइलम से एंटर करें जस्ट बिलो द मिडिल ऑफ द मीडियास्टेनियम सरफेस, यानी कि जो मीडियास्टेनियम जो सरफेस है लंग्स का, वहां से एंटर करें बिहाइंड द कार्डिक इंप्रेशन ऑफ द लंग्स, यानी कि जो कार्डिक इंप्रेशन यानी कि जो हार्ट का जो इंप्रेशन होता है, यानी कि जो एरिया है वहां से वो एंटर कर रहा है। हाइलम वाला एरिया अभी दिखाएंगे हाइलम का। ये देखिए यहाँ से ये मीडियास्टेनम सरफेस है, ये कोस्टल सरफेस है लंग्स का, और ये एपेक्स और ये बेस। तो ये जो मीडियास्टेनम सरफेस है, ये मीडियास्टेनम सरफेस है जहाँ से ये एंटर हो रही है लंग्स के अंदर, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को बोल रहे हैं हम हाइलम लंग्स के, ठीक है। उस वहां से एंटर कर रही है। और ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर, जहाँ से ये बाइफर्केट हो रही है लेफ्ट एंड राइट में, इस एरिया को बोल रहे हैं हम करीना। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर करीना के बीच में क्या था? ट्रेकिया। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहा है लेफ्ट एंड राइट, और फिर भी आगे जाके फिर से ये फर्दर सेकेंडरी बाइफर्केशन हो रहा है। सो फिर उसके बाद टर्सरी बाइफर्केशन हो रहा है, यानी कि हर एक ब्रांच जो दो में डिवाइड हुई थी, फिर वो आप बाद में दो में, फिर एक और बाद में, इस तरह से 23 टाइम्स जो है ये डिवाइडेड होती है। और लास्ट में ये जो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इस तरह से मैंने कि जो बाइफर्केशन चलता रहता है ब्रोंकस में। तो ये ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में ये फर्क, जो बाइफर्केशन है चलता रहता है, यानी कि ब्रांचेस बनती रहती है। ये ब्रांचेस जो है पूरी की पूरी ऐसा लगता है जैसे ब्रोंकियल ट्री बना रखा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। आगे जाके ये रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कनेक्ट रहते हैं किससे? जो एल्वियोलाई से। एल्वियोलर डक्ट रहती है, एल्वियोलर डक्ट के साथ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है वो कनेक्ट रहते हैं, एल्वियोलर सैक जो है कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री इज द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द एयर पासेज विद इन द लंग्स स्टार्टिंग विद द ट्रेकियल एंड द डिवाइडिंग इनटू द bronchi and bronchioles and alveolar duct and the finally alveoli where is the gas exchange। यहाँ पर आगे जाकर ये जो है एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी जोन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन का जो लास्ट वो रहेगा ऑर्डर, वो क्या रहेगा? डिवीजन, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल में रहेगा। टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल जो 19th है, इस तरह से 23rd डिवीजन जो है एल्वियोलाई, यानी कि 23वां डिवीजन 23rd जो मैंने बताया था, वो कहाँ पर है ब्रांच? जहाँ पर एल्वियोलाई लगे हुए हैं वो है हमारा एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक जहाँ पर लगे हुए हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलर सैक्यूल है, एट्रिया, एट्रिया उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ से एंट्री होती है, यानी किसी पासेज का ओपनिंग रहती है, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट से जुड़े रहते हैं ये एल्वियोलाई, पूरी की पूरी किससे जुड़ी रहती है? एल्वियोलर डक्ट से जुड़ी रहती है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद शुरू हो जाता है एल्वियोलर डक्ट। तो कई सारे एल्वियोलर डक्ट लगे रहते हैं, और उस हर एक एल्वियोलर डक्ट पर कई सारे ब्रोंक्यूल सैक और ब्रोंक्यूल्स लगे रहते हैं, वो सॉरी एल्वियोलर सैक लगे रहते हैं और एल्वियोलाई लगी रहती हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से प्राइमरी ब्रोंकस, फिर लोअर ब्रोंकस, फिर उसके बाद टर्सरी ब्रोंकस, थर्ड, फिर उसके बाद टर्मिनल, है ना, प्री टर्मिनल, फिर टर्मिनल, इस तरीके से डिवीजन इनका चलता रहता है, ठीक है। और ये 23rd टाइम तक इनका टर्मिनल, तो पूरी टोटल मिलाकर क्या बनाते हैं? ये ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रोंकाइज की अगर बात हो जाती है, जैसे ट्रेकिया में लॉन्ग कॉलमनर सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स थी। तो यहाँ पर जो जब ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, इनर वॉल ऑफ सेल है ब्रोंकाई की, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो सीलिया है वो खत्म हो जाता है, कॉलमनर तो रहती है, स्ट्रेटिफाइड रहती है, कॉलमनर रहती है, लेकिन सीलिया नहीं रहता, ठीक है। सीलियास खत्म हो जाते हैं, और जो लास्ट में जब अगर एल्वियोलाई की बात करें, तो एल्वियोलाई में जाने के बाद वहां पर बिल्कुल ही सेल्स चेंज हो जाती है। वहां पर जो है स्क्वामस सेल्स का सिंगल लेयर रहती है, और दो तरह की स्क्वामस सेल्स पाई जाती है, स्क्वामस सेल और एपिथेलियल सेल। अलग वीडियो में मैंने बात की है, और उसके बारे में अलग से वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो जो स्क्वामस सेल्स है वो फ्लैट सेल्स होती हैं, और वो फ्लैट सेल्स दो तरह की, यानी कि स्क्वामस सेल कहाँ पाई जा रही है? आपकी एल्वियोलाई में, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक जो है, जो इनर वॉल है एल्वियोलाई की, जो एल्वियोलर सैक जिसको बोल रहे हैं, उसमें दो तरह की हमें को स्क्वामस सेल्स मिल रहा है, जो कि सिंगल लेयर स्क्वामस सेल है, सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं, जो कि दो टाइप की, उनको बोल रहे हैं हम। पहला है नीमोसाइट्स टाइप 1, कहाँ गया? नीमोसाइट टाइप 1, और ये है टाइप 2, ये टाइप 1। ये वाली जो सेल है नीमोसाइट टाइप 1 लेयर है, ठीक है ना, ये पहली है। और फिर उसके बाद, और ये है टाइप 2। इस तरह से दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। जो टाइप 1 है उसका अपना एक फंक्शन है, और टाइप 2 का
अपना फंक्शन है। जैसे टाइप 1 का जो फंक्शन है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, और टाइप 2 जो निमोसाइट्स टाइप 2 है वो आपका सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। क्या होता है सर्फेक्टेंट और क्या गैसियस एक्सचेंज होता है, वो सब सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से कुछ जो है हमारा ब्रोंकियल ट्री नजर आता है रियल इमेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम अब यहाँ से जो है लंग्स की जो है स्टार्टिंग हो जाती है, और ये पार्ट 2 बनेगा। इसमें पार्ट 2 में आप जाके देखेंगे, यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में आप देखिएगा, उसमें पार्ट 2 में